हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग ट्रायल बैलेंस का ये तीसरा क्लास है, जहां पर ट्रायल बैलेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक का क्या करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा आपको मिलेगा बुक में, जहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है और ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया है। हाँ, मगर एक चीज़ है कि उसमें परचेज नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। आप लोग ध्यान से जब क्वेश्चन बनाइएगा तब देखिएगा, उसमें परचेज नहीं दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक तो रहेगा, ओपनिंग स्टॉक भी रहेगा, बट साथ में एक नया आइटम आपको देखने मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आज का वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ऐसा सिचुएशन जब रहेगा आपका लेजर का बैलेंसेस में, तो आप ट्रायल बैलेंस बनाते समय इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जहां पर ये बात हम लोग को सामने आ जाएगा कि कितना अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक का है, कितना ओपनिंग स्टॉक का है और कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इस तरह से कोई एक क्वेश्चन ले लेंगे तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और आपको ऑथेंटिक भी लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो प्रूफ भी कर देंगे कि इसको ऐसा करने से पोस्टिंग कहाँ पर किसका करना चाहिए। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स जो सेमेस्टर 2 में चलता है ये बुक, उसमें एक चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, उसी का क्वेश्चन नंबर 8 जो हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक ट्रायल बैलेंस पहले ड्राफ्ट करना होगा और उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को आगे बनाएंगे। तो हम लोग पहले एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, अगर डेट दिया है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे डैश डैश दे सकते हैं हम लोग। एक फॉर्मेट चाहिए हमको तो एक फॉर्मेट ऐसा कर लेते हैं। इधर आपका सीरियल नंबर होगा, यहाँ पर्टिकुलर होगा, यहाँ LF, अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ सीरियल नंबर हो गया आपका और यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ LF एंड यहाँ अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। चलिए फटाफट हम लोग इसका पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और पेज नंबर आपका मिल जाएगा 89 में ये, और चैप्टर होगा आपका 4। ठीक है, तो कैपिटल आपका दिया हुआ है 4500। किताब में डेबिट क्रेडिट के बारे में लिखा है, बट आपको उसको ध्यान नहीं देना है, कैपिटल लायबिलिटी होता है, इसलिए इसका अमाउंट होगा 4500, क्रेडिट में होगा। सेल आपका दिया हुआ 10,000, तो सेल आप लिखेंगे 10,000 कैपिटल के नीचे, और सैलरी एंड रेंट दिया हुआ है आपका बुक में 1000। देखो सैलरी दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग इसको डेबिट में ही लिखेंगे। और ओपनिंग स्टॉक, ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसको हम लोग यहाँ फिलहाल नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, परचेज नहीं है। परचेज अगर नहीं है दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका एक एडजस्टमेंट एंट्री हुआ है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक का भी एडजस्टमेंट हो जाता है। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखना है, मशीनरी लिखना है। मशीनरी का अमाउंट है होगा आपका 2500। क्रेडिटर है, क्रेडिटर का अमाउंट होगा आपका 1500। आपका डेटर है, डेटर का अमाउंट होगा 3000। क्लोजिंग स्टॉक है, इसको अंदर लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 2000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड, इसका अमाउंट है 7500। ओपनिंग स्टॉक का 3000 है, उसका जो हम लोग लिखे नहीं हैं, तो जल्दी जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। 1000 प्लस 2500 प्लस 3000 एंड प्लस 9500, तो आपका 16000 आता है इसका टोटल। और इधर भी देख लीजिए 16000 होगा, 10000, 14000, 14500, 15 और 1 16000। ये ट्रायल बैलेंस मैच कर चुका है, बट समस्या अभी भी एज इट इज है। क्या समस्या था भैया? समस्या ये था कि ओपनिंग स्टॉक को क्यों नहीं लिखे आप। तो आपको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फार्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फार्मूला को अगर आप देखें तो इसमें परचेज भी है, जोड़ वाला आइटम में परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। आप यहां देखिए वेजेस है, कहीं फ्रेट है, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको भी नहीं लिखा है लोग। परचेज है यहां नहीं लिखा, तो ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिखना चाहिए था ये लोग को, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग एडजस्टमेंट एंट्री कर चुका है। आप देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए माइनस क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि आप क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ दिए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक शामिल नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते, मतलब माइनस नहीं करते, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक भी रहता, बट आपने इसको माइनस कर दिया है, मतलब एक अलग दुनिया में भेज दिए हैं उसको, क्लोजिंग स्टॉक को। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 7500 जो आया है, इसमें ओपनिंग स्टॉक शामिल होगा जरूर, परचेज भी शामिल होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस भी शामिल होगा। आपने तो परचेज का अमाउंट पूरा सिस्टम में नहीं बताया हमको, डायरेक्ट एक्सपेंस फ्रेट हुआ, वेजेस हुआ, कैरेज हुआ, ये सब तो आप नहीं बताए हमको। फिर ओपनिंग स्टॉक क्यों बता दिए? वो ऑलरेडी क्या है इसमें ऐड है, दैट मीन्स उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसलिए हम लोग ओपनिंग स्टॉक में जो अमाउंट था उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखे। क्लोजिंग स्टॉक इसमें शामिल है कि नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग अलग से इसमें शामिल किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इसका जर्नल एंट्री के माध्यम से जानना चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ऐसा क्यों किए, तो जनरल एंट्री जनरली देखिए कोई भी गुड्स खरीदिएगा तो जनरल एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा एक बार नहीं 100 बार करते होंगे साल भर में आपने, और जब परचेज अकाउंट बनाइएगा तो उसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा आपका। और इसको जब हम लोग बेचते हैं बाजार में तो क्या एंट्री करते हैं, बेचते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो परचेज और सेल दोनों अलग अलग लेजर हो गया, परचेज से और सेल्स से कोई संबंध नहीं है, परचेज अपना बढ़ रहा, सेल अपना बढ़ रहा। तो इसको हम लोग एडजस्ट कब करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तब। ऑटोमेटिक क्या होता है, परचेज को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देते हैं, सेल को भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देते हैं, सेल क्रेडिट में चल जाता है, परचेज डेबिट में चल जाता है। और जो फिजिकली हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, उसको हम लोग सेल के साथ मतलब एक प्रॉफिट के जैसा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट आ जाता है। मगर परचेज का में वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अलग से तो कहीं से आया नहीं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसा तो कभी हम लोग करते नहीं हैं। तो इसका एक क्लोजिंग एंट्री करते हैं हम लोग। मान लो आपका स्टॉक वेरिफिकेशन में आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से 2000 आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा था, तो आपने अगर ये एंट्री पास कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, परचेज कम हो गया और क्लोजिंग स्टॉक आज के डेट से क्लोजिंग स्टॉक इस डेट से इस एंट्री के बाद से क्लोजिंग स्टॉक अपने अस्तित्व में आ गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वो
इंक्लूड हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो चुका है, इसका लेजर बना सकते हैं आप, इसका बैलेंस निकाल सकते हैं। जैसे ये एंट्री करेंगे तो इसका बैलेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका लेजर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर डेबिट बैलेंस आएगा, तो अब ना हम इसको ट्रायल बैलेंस के भीतर लिख दिए। तो साथ में ये एंट्री आपका अगर हो चुका है तो ही आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के भीतर लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वो जो क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों दिया रहता है, क्योंकि उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। आप लोग देखिए फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे, अगर फाइनल अकाउंट पढ़े हैं तो उसमें विथ एडजस्टमेंट वाला एक चैप्टर होता है, एक विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर होता है। विथ एडजस्टमेंट वाला में क्या होता है कि आपको एडजस्टमेंट के साथ आपको फाइनल अकाउंट बनाना होता है। तो नीचे जो लिखा रहता है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी या फिर क्लोजिंग स्टॉक या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर, इन सभी का 2 बार ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट में, एक बार बैलेंस शीट में। क्यों करते हैं भैया 2 बार? इसलिए 2 बार करते हैं कि उसका कोई जनरल एंट्री नहीं हुआ है। अगर डेप्रिसिएशन आप किए हैं और उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है आपके पास, कोई मतलब आप एंट्री वगैरह कुछ नहीं किए हैं, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं किए हैं, तो उसका एंट्री करते हैं हम लोग लास्ट में, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि जनरल और लेजर तो बंद हो चुका है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट पीएल अकाउंट में माइनस कर देते हैं और एसेट से भी माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स पीएल अकाउंट को डेबिट में डेप्रिसिएशन को लिख देते हैं और मशीनरी का अकाउंट में माइनस कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक 2 जगह उसको माइनस हो जाता है। जनरल एंट्री भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन खर्चा को बढ़ा दिया और मशीनरी को घटा दिया। दैट मीन्स हम लोग उसको फिजिकली डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट में और बैलेंस शीट में उसको डायरेक्ट ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसी तरह आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका कोई एडजस्टमेंट एंट्री हुआ नहीं रहता है, इसके लिए हम लोग इसको ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रखते हैं, सौतेला व्यवहार करते हैं उसके साथ कि तुम बाहर ही रहो भैया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एंट्री नहीं हुआ है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो हम आपको अपने लिस्ट में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक हम लोग जब ये एंट्री पास हो चुका रहता है, ये एंट्री पास हुआ है कि नहीं हुआ है, आप स्टूडेंट हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एंट्री हुआ कि नहीं हुआ? आप क्वेश्चन में देखिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, दैट मीन्स क्लियर हो गया कि ये सारा ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको एकदम कुछ डाउट नहीं करना है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक यहाँ ऐड हो चुका है, परचेज ऐड हो चुका है, ये सब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक साथ बंच बन चुका है और उसको पूरा यहाँ हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ माइनस क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए उसको हटा दिया गया है, इस ग्रुप में नहीं रखा गया, तो उसको अलग से लिखेंगे। क्यों अलग से लिखेंगे? ये एंट्री हुआ है इसलिए। समझ गए? समझ गए? तो ये ट्रीटमेंट था। ठीक है, ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जो वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके या नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।